सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव के पहले चरण की, जो कि आज है। 947 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। नतीजे भी आज ही आने हैं, यानी उस मतदान के तुरंत बाद काउंटिंग भी शुरू होगी। 31.95 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करते हुए कोविड पेशेंट भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज ही चुनाव नतीजे आने, कल उपसरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। 23 पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और ये कुछ तस्वीरें हैं किस तरह से प्रदेश की अलग अलग ग्राम पंचायतों में मतदान चल रहा है, जहां पर आज पहले चरण के तहत रण सजा है, उसकी तस्वीरें हैं। जयपुर, हनुमानगढ़, अजमेर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 31 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना मैक्सिमम जगहों पर हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी हुई है। 5 और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अलवर, अजमेर, नागौर, भरतपुर और दौसा से आप देख सकते हैं लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। हर बार जैसा रंग नहीं, क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन फीका भी नहीं, क्योंकि पर्व है, उत्सव है मतदान का, गांव की सरकार चुनने का। तो ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, जहां पर पंक्तियां लग रही हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे जितना भी समय लगे। उसके बाद पोलिंग बूथ में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वहां भीड़ नहीं लगा रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी भी रही जहां लोग बिल्कुल सट कर खड़े थे, भीड़ की भीड़ नजर आ रही थी। उन लोगों ने खुद से ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और प्रशासन ने भी उन जगहों पर अनदेखी सी की है। और जो मतदान प्रतिशत अब तक आए हैं काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। देखिए, गांव की सरकार की ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो आसपास के होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, और ऐसे में एक उत्साह होता है। और ऐसे में जाते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि निजी रिश्ते भी यहां पर दांव पर होते हैं। और इधर पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों के लिए आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बीकानेर में काफी उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में। 93,543 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार चुन रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह ने। प्रथम चरण में पूगल पंचायत समिति के लिए जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से ही जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जो लोगों की जो संख्या है वो आगे आने वाले समय पे बढ़ेगी, लेकिन अभी शुरुआती सुबह की बात कर ले तो वहाँ पर मतदाता अभी धीरे धीरे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण के लिए पूगल पंचायत समिति के अंदर 37 ग्राम पंचायतों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में जो तैयारियाँ हैं वो कर ली है। हर जिला जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो भी करवाई जा रही है। हालांकि सुबह का वक्त है और सुबह जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो उसके बाद में जो मतदाताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पूगल पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायतों के ऊपर जो कुल मतदाता हैं वो 93,543 है, तो वहीं पर 134 जो मतदान केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए
हैं। 2 एरिया मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो मतदाताओं को ना हो। और ख़ासतौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि पूरे जो लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पालना करें। फिलहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तो उसके बाद में जीत का सेहरा किसके सर बनता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता अपने उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगी जो उनके वादों को पूरा करेंगे। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और इधर दौसा जिले की 94 ग्राम पंचायतों में भी मतदान चल रहा है। काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। संवाददाता आशीष शर्मा ने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के लिए प्रथम चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अनेक जिलों में यह चुनाव हो रहा है और दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 94 ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस समय हम दौसा जिले के जीरोता मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर पंच और सरपंच के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का समय है, अभी तक मतदान शुरू हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर आए हैं। जो बाहर पुलिसकर्मी और जो अन्य प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी हैं उनकी ये प्राथमिकता है कि जो भी मतदाता अंदर आए वह मुंह पर मास्क ज़रूर लगाकर आए और साथ ही जो सैनिटाइजर का उपयोग भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। और जो अंदर जो मतदान दल है वो भी पूरी कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। ऐसे में कोरोना काल में एक चुनौती भरा चुनाव यह हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में कोरोना से लोग डरे नहीं हैं और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, चिंदी चिंदी हो गई ये गाइडलाइंस जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी की गई थी। और धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो लोग जिन्हें इन गाइडलाइंस को लागू करवाना था। डीएम और पुलिस कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। न्यूज़ 18 ने जब इनसे सवाल पूछे तो चुप्पी साध गए। न्यूज़ 18 के सवालों का इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह सटकर क्यू में खड़े हैं। इन्हें 2 गज की दूरी बहुत जरूरी शायद समझाया नहीं गया और जब ये यहां पंक्ति में लगे तब भी प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा, इसकी अनदेखी करता रहा, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। और जब प्रशासन से इस संबंध में सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको कुछ पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आएंगे। आपको कुछ पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आएंगे। अंदाजा लगाइए, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, ये इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या क्या देखा आपने? जी सर, जब मतदान चालू हुआ उसी के साथ ही लंबी कतारें लग गई थी और दोनों तरफ कतारें लगने के बाद इधर औरतें थी और इधर मर्द थे। जहां इसकी शिकायत जब निर्वाचन अधिकारी को की गई तो उन्होंने एसडीएम को आदेश दिए कि इस भीड़ भाड़ को रोका जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, साथ में मास्क की भी पालना करवाई जाए। लेकिन एसडीएम का भी असर इस पर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि कामा सबसे संवेदनशील इलाका है जिले का, जिसको लेकर पुलिस की भी नहीं चल पाती है, जहां पुलिस को कई बार पिटने की नौबत हो चुकी है। इसे लेकर उन्होंने दूरियां नहीं बनाई। वहां आखिर डीएम को भी पहुंचना पड़ा। जब डीएम वहां पहुंचे तो डीएम भी बगलें झांकने लगे। उनके साथ जितनी भी सिक्योरिटी थी वह भी आधे लोग मास्क लगाए हुए थे और उन सब में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था और खुले में समझाइश कर रहे थे, लेकिन मतदाता उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। डीएम से जब पूछा गया सारे मामले के बारे में तो डीएम का एक ही जवाब था कि पहले भी इन लोगों को समझाइश की गाइडलाइन भी दिए गए, जब प्रशिक्षण दिया गया था तो इनको गाइडलाइन की पूरी पालना करने और मास्क पहनकर वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया था। लेकिन सारे के सारी उनकी तैयारियां धरी रह गईं।
वहीं डीएम वहां से जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में आगे की क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने यह कहते हुए मामला टाल दिया कि अभी और बूथों की जांच की जाएगी, जहां दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी और उन पर जुर्माना ठोका जाएगा। जी बिल्कुल, और जुर्माना इनकी या तो सैलरी काटी जाए या कड़ा संदेश दिया जाए, 1 या 2 दिन के लिए इन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे में मैं ये भी देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में, एक पुलिसकर्मी हमें बार बार नजर आ रहा है तस्वीरों में प्रवीण, जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। अब ये व्यक्ति अगर कोई दूसरा जो मास्क नहीं पहना है उसको जाकर बोलेगा तो सामने वाला उसका मजाक उड़ा देगा कि भाई तुम भी तो नहीं पहने हो। इसके अलावा जो लोगों के खड़े होने के लिए मार्कर्स लगाने की बातें थी ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके, वो मार्कर्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्कर तो लगाया ही नहीं गया था जिसे लेकर वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे प्रशासन की ओर से। जहां पुलिस को भी इसके सहयोग करना चाहिए था, वहीं पंचायत समितियों को भी सहयोग करना चाहिए था, लेकिन गाइडलाइन किसी को भी नहीं दी गई। इसके चलते कोई भी ऐसा निशान चिन्हित नहीं किया गया जिसके हिसाब से मतदाता खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतजार करके और वोटिंग कर सकें। इसी जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसी के अंदर ही जिला कलेक्टर मौजूद हैं, जो वहां की सिर्फ मॉनिटरिंग करके एक खाना पूर्ति करने के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कृषि बिल का देश भर में विरोध हो रहा है, प्रदेश में भी विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ आज राजभवन पहुंचे। हालांकि प्रस्तावित कार्यक्रम पैदल मार्च का था, लेकिन धारा 144 के चलते उसे निरस्त किया गया। इसके बाद राज्यपाल से परमिशन ली गई मिलने की, लेकिन राज्यपाल ने 2 ही लोगों के मिलने की परमिशन दी, जिसके बाद सीएम और पीसीसी चीफ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कृषि बिल के विरोध में यह ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? कृषि बिल को लेकर के कांग्रेस का जो विरोध है वो लगातार जारी है और आज जैसा कि पहले प्रस्तावित कार्यक्रम था पैदल मार्च था, वो टाल दिया गया क्योंकि जयपुर में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 ही नेताओं ने जाकर के और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन तीनों कृषि बिलों के जो प्रावधान है, इन तीनों कृषि बिलों के प्रावधानों को वापस लेने की मांग इस ज्ञापन में की गई है। कांग्रेस लगातार इस तीनों कृषि बिलों के विरोध को लेकर के एक प्रोग्राम की सीरीज उन्होंने विरोध कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें पहले चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारे जिला प्रदेश के मुख्यालयों पे, और उसके बाद में आज पूरे देश भर की जो राजधानी है वहां पैदल मार्च और राज्यपाल को ज्ञापन देने के कार्यक्रम है। उसके बाद 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद में हर राजधानी और जिला लेवल पर किसान सम्मेलनों के कार्यक्रम। तो इस तरह से पूरी एक विरोध के कार्यक्रमों की एक सीरीज बनाई गई है कांग्रेस में, और बीजेपी को घेरने का प्रयास इसके जरिए किया गया है। इसके पीछे बिहार और जो मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और बिहार में आम चुनाव है, उनका एंगल भी है। उन चुनावों से पहले इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस गरमा करके और निगाह किसान के वोट बैंक पर है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह का विरोध है उतना व्यापक विरोध बाकी स्टेट्स में नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस की रणनीति अब यही है कि जिस तरह पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पे उतर रहा है, उसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी किसानों के बीच में जाकर के इन तीनों बिल की डिमेरिट्स के बारे में बताया जाए। अब ये देखना होगा राजस्थान में आगे कितना ये किसानों के बीच में पहुंच पाते हैं, क्योंकि कोविड को देखते हुए 11 जिलों में धारा 144 है जिला मुख्यालयों पर, इसलिए इन 11 जिला मुख्यालयों पर प्रतीकात्मक विरोध होगा और बाकी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर पूरे प्रदर्शन में जोर लगाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्यावर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री निवास पर एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है इसी मांग को लेकर। एमएलए शंकर सिंह रावत भी सीएमआर पहुंचे हुए हैं। ब्यावर से पदयात्रा कर ये सीएमआर तक पहुंचे हैं। सिविल लाइंस में ब्यावर के लोग धरना दे रहे हैं। शंकर सिंह रावत सीएम से मिलने पहुंचे हैं।
प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम के सामने एक बार फिर ब्यावर को जिला बनाने की मांग उठाने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पदयात्रा कर सीएमआर तक शंकर सिंह रावत पहुंचे। उनके पदयात्रा की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल है जिनके साथ पहुंचे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री से मांग की गई है ब्यावर को जिला बनाया जाए। काफी लंबे समय से ब्यावर को जिला बनाने की मांग प्रदेश में उठती रही है, समय समय पर उठती रही है। कई बार बजट के आसपास भी ये सुगबुगाहटें उठी कि शायद इस बार जिले नए बन सकते हैं 1 या 2 की संख्या में, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और ऐसे में ये मांग लगातार बनी रही है। और निजी स्कूलों में फीस से जुड़े मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार भी मामले में अपील करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को अपील करने के लिए समय दिया है। अब जो मामले की अगली सुनवाई है वो 30 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट एक साथ इसके बाद 30 सितंबर को दोनों अपीलों पर सुनवाई करेगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर यह सुनवाई हो रही है। याचिका में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करने का आदेश दिया था। 7 सितंबर को एकल पीठ ने यह आदेश दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, आज पूरे मामले में सुनवाई हुई। जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे, मामला काफी हॉट इशू है इस समय पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, क्योंकि बच्चों की जो फीस है उसको लेकर स्कूल वाले अब तकाजा करने लगे हैं 7 सितंबर के आदेश के बाद। और उसके बाद एक अभिभावक अधिवक्ता है सुनील समदरिया, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील फाइल की थी। आज उस मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार को पूरे नोटिस जारी हुए तो राज्य सरकार की ओर से AAG राजेश महर्षि पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार भी अपील पेश करने की तैयारी कर चुकी है और उसको लेकर जो है कागज तैयार कर लिए गए हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि आप 30 कल तक जो है अपनी अपील फाइल कर दीजिए और 30 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से जो है दोनों अपील जो फाइल हो जाएगी तो एक साथ कोर्ट सुनवाई करेगी। वहीं जो स्कूलों की तरफ से भी एक याचिका पेश हुई, जो एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ, तो इसमें कहा गया था कि उन्हें पार्टी बनाया जाए। नीसा फाउंडेशन एजुकेशन सोसाइटी है, उसकी अपील को, उसकी याचिका को मंजूर कर लिया गया है। अब उन्हें भी सुना जाएगा और 30 सितंबर को अब दोनों अपीलों पर एक साथ राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। अभी जो मामला सबसे बड़ा फंसा हुआ वो यही है कि ट्यूशन फीस का 70% या टोटल फीस का 70%, तो उसको लेकर आज कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया कि वो अपील पेश करना चाहते हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की अपील आ जाने दीजिए और उसके बाद दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी जो अभिभावकों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे, वो बार बार कोर्ट में यही कहते रहे कि स्कूल वाले जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है वो आ गई है 30 तारीख को, क्योंकि 30 सितंबर को पहली किस्त अदा करनी थी एकल पीठ के आदेश के अनुसार। तो ऐसे में अगर बच्चों की फीस जमा नहीं कराएंगे तो वो जो है ऑनलाइन क्लासेस उनकी बंद कर देंगे या इस तरह की चेतावनी दी जा रही है कि स्कूल से उनका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। माननीयों को अब जल्द ही लग्जरी आशियाने मिलेंगे। पुराने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। आयुक्त पवन अरोड़ा की मॉनिटरिंग में यह काम शुरू कर दिया गया है। आवासन मंडल नए मकान बनाएगा। 28 मीटर ऊंची बहुमंजिला इमारत बनेगी जिसमें लग्जरी आशियाने होंगे माननीयों के लिए। बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए तोड़ा जाएगा ज्योतिनगर के पुराने विधायक आवासों को। यह काम शुरू हो चुका है। ज्योतिनगर में विधानसभा के पास में जो विधायक आवास हैं वो बहुत ही अपर्याप्त और बहुत ही पुराने ढंग के बने हुए हैं, उनमें रहा नहीं जा सकता। तो वहां पे एक आधुनिक बहुमंजिला फ्लैट्स की योजना लाई जाए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि पहले ये काम जेडीए को सुपुर्द किया गया था, लेकिन
फिर हमको हाउसिंग बोर्ड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया और हाउसिंग बोर्ड ने तुरंत ही इस काम को अपने हाथ में लिया। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे डूंगरपुर और उदयपुर में क्या है हालात। अपराध की, अपराधियों की बात, समस्या की, समाधान की बात होगी, हर एक सियासी घमासान की करेंगे आपसे हर बात। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजस्व विभाग, खनिज विभाग की यह कार्रवाई रही। पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आए हैं। 2 ट्रेलर, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुई हैं। पुलिस ने 2 कारों को भी जब्त किया है। बूंदी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई रही। पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी लगे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इन छोटी मछलियों से यह पता लगाया जा सके कि आखिर इस तालाब का किंग पिन कौन है। 2 ट्रेलर, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। 2 कार भी जब्त की गई हैं। राजस्व विभाग और खनिज विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई। डूंगरपुर उदयपुर उपद्रव पर अपडेट दे दें। NH 8 पर हालात सामान्य हैं। सुरक्षा बल हाईवे पर तैनात है। RPF और पुलिस जगह जगह तैनात है। डूंगरपुर में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। शहर के बाजार पूरी तरह से बंद है। मूल अधिकार रक्षा मंच की मांग है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए, उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो। डूंगरपुर से हालात का जायजा लिया संवाददाता जयेश पवार ने। काफी सुरक्षा के लिए जो जाब्ता तैनात है और इसके लिए नजर रखी जा रही है कि कोई भी उपद्रवी जो है फिर से सड़क पर आकर पत्थरबाजी नहीं करे। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का माहौल आई पे है। सर, मेरा नाम गज सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं यहाँ उदयपुर जिले से, और यहाँ कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए लगाया गया है। यहाँ खैरोला थाना जो है उसमें ये VIP कॉलोनी है, श्रीनाथ कॉलोनी। इसमें इस उपद्रव के दौरान कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं की थी, आगजनी घटनाएं की थी। उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ लगाए गए हैं। अभी पूर्णतः शांति है और हाईवे जो चल रहा है नियमित रूप से, शांति से वाहन जा रहे आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, किस प्रकार के निर्देश आपको अधिकारियों ने दिए हैं? कब तक यहाँ पर आपका मूवमेंट रहेगा? इस प्रकार की कोई जानकारी? हमारे को निर्देश शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपेक्षा अनुसार जो भी कानूनी अपेक्षाएं हैं उनको लागू करेंगे और शांति व्यवस्था बहाल रखेंगे। प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 1167 अनारक्षित पदों को लेकर ST वर्ग से भरने की मांग को लेकर चल रहा उग्र प्रदर्शन बड़ी जद्दोजहद के बाद शांत हुआ है। इससे कस्बेवासी राहत की सांस ले रहे हैं। संवाददाता कपिल श्रीमाली ने इलाके का जायजा लिया। सबसे पहले प्रशासन ने हाईवे शुरू करने के साथ ही ये जो हाईवे, इस पूरे हाईवे पर करीब 7 से 8 किलोमीटर ये हाईवे पत्थरों से अटा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले हाईवे को क्लीन करवाया, उसे शुरू करवाया। उससे पहले जो जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई जिसमें राज्य सरकार की ओर से मंत्री अर्जुन बामनिया मौजूद रहे थे। अर्जुन बामनिया ने ये विश्वास दिलाया था कि जो मांग ये जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, रीट अभ्यर्थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने की जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं। तो स्पष्ट तौर पर जो मांग थी उसको लेकर एक ठोस आश्वासन प्रदर्शनकारियों को मिला है। तो यही एक बड़ी वजह रही है कि जो ये उपद्रव था 4 दिनों तक यहाँ पर जो तांडव चलता रहा था वो पूरी तरह से शांत हो पाया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक भैंस का रेस्क्यू।